हेलो। मैं हूँ डॉक्टर समीर शाह। आज हम डिस्कस करेंगे एमआई, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन मतलब मायो का मीन्स होता है मसल, कार्डियक का मीन्स हार्ट, और इन्फार्क्शन का मीन्स टिश्यू डेथ। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में हमें क्या देखने को मिलेगा उसके को हम देखेंगे आज। उसके साइन, सिम्टम्स, साइंस, ठीक है, उसकी पैथोलॉजी, उसकी इन्वेस्टिगेशंस, उसे ईसीजी पे कैसा पहचानना है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा, उसका ट्रीटमेंट कैसा है, ठीक है, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं हमारा एमआई टॉपिक, ठीक है। एमआई में सिम्टम्स क्या देखने के मिलेगा, उसको चेस्ट पेन रहेगा, लिवाइन चेस्ट पेन रहेगा, लिवाइन साइन रहेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ को इंटेंस सबस्टर्नल चेस्ट पेन रहेगा, रेडिएटिंग टाइप पेन रहेगा। रेडिएटिंग टाइप ऑफ पेन मतलब चेस्ट से लेके वो नेक तक जाएगा, अपर जॉ तक जाएगा और लेफ्ट आर्म तक जाएगा। ये उसको सिम्टम्स मीन्स ये उसको चीज़ें रह सकती है। उसी के साथ साथ के घबराहट रहेंगे, उसको डिस्कम्फर्ट रहेगा। साइंस क्या देखने को मिलेंगे अपने को, उसको टैकीकार्डिया हो सकता है, पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ रह सकता है, ठीक है। तो ये सब हमें साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। तो हम इसका उस पैथोलॉजी के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, पैथोलॉजी कैसी रहती है, ठीक है। तो जो पैथोलॉजी डिस्कस करने के लिए हमें ACS पढ़ना। ACS मतलब आपको पता ही नहीं है, ACS मतलब एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के अंदर 3 चीज़ें आती है, एस्टिल्यूशन एमआई, नॉन एस्टिल्यूशन एमआई और अनस्टेबल एंजाइना। तो हम पहले अनस्टेबल एंजाइना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है, जो ब्लड सप्लाई है हार्ट को वो इम्पेयरमेंट हो जाता है। क्यों कि जो आर्टरी रहती है उसमें अथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, अथेरोस्क्लेरोसिस प्लेक फॉर्म हो जाता है, बट वो कम्प्लीटली नहीं ऑक्सीजन नहीं रहता है, वो पार्शियली थोड़ा सा ऑक्सीजन रहता है, ठीक है। थोड़ा सा ऑक्सीजन रहता है तो ब्लड सप्लाई इम्पेयरमेंट हो जाएगी, इसकी वजह से क्या हो जाएंगे, इस्कीमिया हो जाएगा, बट टिश्यू की डेथ नहीं होगी। दूसरा रहता है नॉन एस्टिल्यूशन एमआई। नॉन एस्टिल्यूशन एमआई में पार्शियली ऑक्सीजन होगा, आर्टरी में थ्रोम्बस फॉर्म, प्लेक फॉर्म हो जाएगा, उसकी वजह से इस्कीमिया भी होगा और इन्फॉक्शन भी होगा, मतलब टिश्यू की डेथ हो जाएंगे। उसकी वजह से ट्रोपोनिन जो एंजाइम रहता है वो रिलीज होगा, वही अपना कार्डियक बायोमार्कर्स रहता है, वो अपनी एक टेस्ट आती है वो भेजते हैं, उसमें भी ट्रोपोनिन पॉजिटिव आता है, ठीक है। CPKMB और ट्रोपोनिन, ट्रोपाई बोलते हैं अपन उसको, ठीक है। उसी के साथ साथ एस्टिल्यूशन एमआई। एस्टिल्यूशन एमआई में कम्प्लीटली ऑक्सीजन रहेगा आर्टरी का, ठीक है। ब्लड सप्लाई पूरी तरह से इम्पेयरमेंट हो जाएंगे, उसकी वजह से इस्कीमिया होगा और इस्कीमिया भी होगा और इन्फॉक्शन हो जाएंगे, ठीक है। ट्रोपाई तो पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। तो हमें ये चीज़ें ECG पे कैसे पहचानना है, क्या एमआई है, नॉन एमआई है, एस्टिल्यूशन एमआई है, नॉन एस्टिल्यूशन एलिवेशन एमआई है, या अनस्टेबल एंजाइना है। तो अनस्टेबल एंजाइना का चेस्ट पेन, तो पेशेंट तीनों में चेस्ट पेन बोलेगा, पर अनस्टेबल एंजाइना में चेस्ट पेन रहेगा, बट ट्रॉपाई एक टेस्ट भेजेंगे हम, ट्रॉपाई उसमें निगेटिव आएगा और ECG में चेंजेस रहेंगे, पर ट्रॉपाई निगेटिव आएंगे, मतलब ये अनस्टेबल एंजाइना है। नॉन एस्टिल्यूशन एमआई में ST डिप्रेशन रहेगा, पेशेंट को चेस्ट पेन भी रहेगा और ट्रॉपाई पॉजिटिव रहेगा, मतलब ये नॉन एस्टिल्यूशन एमआई। और एमआई में तो एस्टिल्यूशन अपने को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब चलिए जानते हैं अपन एमआई के बारे में, ठीक है। एमआई के बारे में तो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। फिर उसमें अपन एस्टिल्यूशन में आप समझ लो अपने को एमआई मिल गया, तो एमआई कौन से रहते हैं, 3 टाइप के एमआई रह सकते हैं, ठीक है। इन्फीरियर वॉल एमआई, एंटीरियर वॉल एमआई और लेटरल वॉल एमआई, ठीक है। तो हमें कैसा पहचानना है ECG में, क्या एंटीरियर वॉल एमआई है, इन्फीरियर वॉल एमआई है या लेटरल वॉल एमआई है, ठीक है। तो एंटीरियर वॉल एमआई हमें V1, V2, V3, V4 में देखने को मिलेगा, इसे हम एंटेरोसेप्टल वॉल एमआई भी कहते हैं, ये, ठीक है। तो ये इसकी वजह से LED जो रहता है वो बैटरी ब्लॉक रहती है, ठीक है। LED का हम उसको LED ब्लॉक हो सकती है, ठीक है। लेटरल वॉल में कैसे रहेगा, V5, V6 फर्स्ट और EVL, इसमें हमें एलिवेशन देखने को मिल सकता है, ये लेटरल वॉल एमआई है, ठीक है। तो इसमें LCX से आर्टरी ब्लॉक रहेंगी, ठीक है। और इन्फीरियर वॉल एमआई में सेकंड, थर्ड और EVL में एलिवेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये राइट कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो सकती है, तो हमें जनरली देखने के लिए मिल सकता है, अपनों को ECG में फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद हमें उसका इन्वेस्टिगेशन में तो हमें इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करानी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन में हमें CBC करानी चाहिए, उसके साथ साथ हमें कार्डियक बायोमार्कर्स करानी चाहिए, ट्रोपाई और
CPK भी, उसके साथ साथ LFT, RFT और लिपिड प्रोफाइल ये कराना चाहिए, और इसी के साथ 12 लेड ECG तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया हमारा इन्वेस्टिगेशन। पर नॉन मोडी हमें कुछ हम अब बढ़ते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट क्या देना चाहिए? अगर पेशेंट आउटसाइड रहा, घर पे रहा या बाहर रहा, इनिशियल स्टेज में उसे लोडिंग डोज हमें देना चाहिए, ठीक है। हॉस्पिटल में भी रहा तो हमें उसे लोडिंग डोज प्रोवाइड करना चाहिए। लोडिंग डोज क्या देना चाहिए? इकोस्प्रिन 300 की टैबलेट या तो 325 अपने अपने हॉस्पिटल के हिसाब से जो प्रोटोकॉल्स रहते हैं उसके हिसाब से हमें देना चाहिए, ठीक है। बट जनरली 300 इकोस्प्रिन 300 की टैबलेट, क्लोपिडैप 75 के 4 और टोनेक 80 के 1 देना चाहिए। उसी के साथ साथ नाइट्रेट सबलिंगुअल हमें देनी चाहिए पेशेंट को, ठीक है। ये रहा लोडिंग डोज। उसके साथ साथ फिर ऑक्सीजन थेरेपी वॉटेवर जो भी रहा, ऑक्सीजन चेक करके जो भी रहा हमें करनी चाहिए, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ अगर पेशेंट विलिंग है तो ऐसे कंडीशन में स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के हिसाब से पेशेंट को तुरंत एंजियोग्राफी के लिए भेजना चाहिए, ठीक है। एंजियोग्राफी में अगर कुछ ब्लॉक टायर वगैरह वो स्टेंट डाय वगैरह छोड़ते हैं वो उस पर पता चल जाता है ब्लॉकेज की। ब्लॉकेज रहा तो तुरंत हमें एंजियोप्लास्टी करा लेनी चाहिए, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के हिसाब से ये करानी चाहिए। बट पेशेंट विलिंग नहीं रहा तो इसका अल्टरनेट एक तरीका है कि हमें पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज करने। तो थ्रोम्बोलाइज का मतलब क्या है? कुछ थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट आते हैं। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट एक एसटीके, स्ट्रेप्टोकाइनेस, टिनिक्टिप्लेस और रेटिप्लेस, ये चीज़ें रहती है। तो ये हमें ये रहते हैं थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट। तो ये टिनिक्टिप्लेस ये सबसे अच्छा है और इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस बहुत कम है। ये 56 अराउंड 50 जो भी हुआ पता, मतलब वो मेरा मतलब 56,000 के अराउंड मिलता है। उसको हम बोलस भी बोलते हैं, बोलस डोज, ठीक है। बोलस में हम जल्दी से उसे दे सकते हैं, ठीक है। रेटिप्लेस के 2 डोज रहते हैं, फर्स्ट डोज देना पड़ता है और उसके बाद सेकंड डोज रिपीट 30 मिनट के बाद करना चाहिए, ठीक है। बट एसटीके को हमें मोस्टली 1 आवर तक 45 मिनट या 1 आवर तक हमें एसटीके देना चाहिए। एसटीके के कॉम्प्लिकेशन भी बहुत है, ठीक है। वो अपने हॉस्पिटल पे डिपेंड करता है वो क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये ऑल अबाउट ये सब है कि नहीं एमआई के बारे में था, ठीक है। उसके कुछ रीज़न भी लाइफस्टाइल चेंज की वजह से भी एमआई होने के चांसेस रहते हैं। स्ट्रेस लेना, ठीक है, स्ट्रेस की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से, वर्कलोड की वजह से ये चीज़ें होती है, ठीक है। ये सब एमआई के बारे में, ठीक है। ओके, थैंक यू।